नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों की। ठीक है, हमें एक वीडियो में कमेंट भी आई थी कि आप इकोनॉमिक्स पे एक वीडियो बन लेकर के आइए। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स पे यह वीडियो आपके लिए तैयार है, जो कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। और अर्थव्यवस्था से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों का रिवीजन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? भारत के किस राज्य की संपत्ति सबसे अधिक है? तो दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी महाराष्ट्र है ना। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो राज्य है, सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कितने प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत की कुल कितने प्रतिशत आबादी जो है वह कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 58.9% जो है, 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है भारत की कुल आबादी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? कितने प्रतिशत योगदान जो है कृषि उद्योग का है? तो दोस्तों, 2022 के हिसाब से 2022 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार से 20%, 20.9% जो सकल लाभ में योगदान है कृषि उद्योग का है। ठीक है, और 17.5% था 2017 में। 2017 में था 17.5% और 2021-22 में है 20%। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। सकल उत्पाद जीडीपी के आधार पर दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा है ना। जीडीपी के आधार पर भारत का पांचवा स्थान है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। पीपीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, पीपीपी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत पीपीपी के आधार पर, परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? जो जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर जो है, सबसे पहले स्थान पर विश्व में सबसे पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, कतर। कतर है विश्व का सबसे पहला स्थान पर जीडीपी के आधार पर, क्योंकि यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है 1,24,000 समथिंग कुछ है ना। 1,24,000 समथिंग कुछ है यहाँ की प्रति व्यक्ति की आय। तो कतर जो है जीडीपी के कैपिटा के आधार पर विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? उच्चतम मानव विकास सूचकांक तो दोस्तों किस राज्य में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक है ना, तो इसका आंसर होगा केरल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा केरल, जो है कि मानव विकास सूचकांक, उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई, तो केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, उद्योग है, कृषि हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारत देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकापार्जन, मनोरंजन। आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है? तो दोस्तों आर्थिक क्रिया जो होती है जीविकोपार्जन के लिए, है ना। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। अपने जीवन के यापन के लिए इंसान आर्थिक रूप से, यानी कहने का मतलब ये आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। तो पैसा क्यों कमाता है? जीविका, जीविका चलाने के लिए इंसान पैसा कमाता है, अपनी जीविका चलाने के लिए, परिवार की जीविका चलाने के लिए। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होगा? जीविकापार्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? यदि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास की गति में क्या
अंतर आएगा या उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या की वृद्धि से? तो आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। ठीक है, आर्थिक विकास की गति जो होती है जनसंख्या वृद्धि से मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि यदि होती है तो आर्थिक विकास की गति नीचे नीचे डाउन, धीरे धीरे डाउन होते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार आर्थिक विकास की व्याख्या पर आधारित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? वर्तमान में, करंट टाइम में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 132वां। याद रखना, जो ऑप्शन में आपके पास में नहीं है ना, मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान है। ठीक है, ये हमारे सभी ऑप्शन जो है गलत है। 132वां स्थान जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूब उल हक। महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था, जो कि एक अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्री का मतलब क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था में, आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा अग्रणी हो। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे कृषि सेवा को। प्राथमिक क्षेत्र जो कहते हैं, कृषि का क्षेत्र जो होता है वह प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक यदि अपने पुत्र को पढ़ाता है तो वह कौन सी क्रिया होगी? अनार्थिक और आर्थिक। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, शिक्षक अपने स्वयं के पुत्र को पढ़ाता है तो वह कौन सी क्रिया होगी? तो दोस्तों अनार्थिक और आर्थिक यह दोनों क्रिया होगी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही, अनार्थिक क्रिया भी होगी और आर्थिक क्रिया भी होगी, है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का या भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? भारत सरकार का सिर्फ एक ही केंद्रीय बैंक है ना, और वे सभी, वह बैंक जो है वह भारत के सभी बैंकों का रखरखाव करता है या उस पर नज़र रखता है। उसका जो मुखिया कहलाता है, तो सिर्फ एक ही है केंद्रीय बैंक, वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ हो गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर। चार ऑप्शन जरूर है, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान बहुत आसान हो गया है, इसकी सुविधा बहुत आसान सी हो मिल जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1975 में, 1966 में, 1969 में या 1980 में? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1969 में। 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है, जो भी निर्देश देती है तो विश्व बैंक देती है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है हमारा, विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है विश्व बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन, तो दोस्तों योजना आयोग का गठन कब किया गया था भारत में? 15 मार्च 1950 को। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह एक प्रकार से आपके अर्थशास्त्र का रिविजनल वीडियो है, इसलिए जो भी व्यूवर, जो भी मेरे भाई लोग हैं या दोस्त लोग हैं, जो भी साथी हैं, प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक के देखना है और जो भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले की बात कर रहा है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पटना। पटना में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बिहार के जिले में, है ना। बिहार राज्य की बात हो रही है तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का उत्पादन कौन सा देश सर्वाधिक करता है विश्व में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है लीची का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? किस भारतीय राज्य में गरीबी सबसे अधिक है? बिहार, केरल, कर्नाटक और हरियाणा। केरल, कर्नाटक, हरियाणा बहुत अधिक, यह क्या कह सकते हैं, अमीर जिलों में आते हैं, है ना, अमीर राज्यों में आते हैं भारत के। तो बिहार जो है, बिहार गरीबी का कुचक्र का शिकार है। भारतीय राज्य जो बिहार है गरीबी के कुचक्र का शिकार है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी प्रमाणित संस्था है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के तहत राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष, मार्च अकाउंट जिसे कहते हैं आप, मार्च अकाउंट, भारत में मार्च अकाउंट बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होता है बैंकिंग सेक्टर में या हर किसी सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में मार्च अकाउंट। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तीसा की आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? आर्थिक मंदी से उबरने के लिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर केन्स ने दिया था आर्थिक मंदी से उबरने के लिए सुझाव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तीसा की जो भयानक आर्थिक मंदी थी इसकी अवधि क्या थी? जो तीसा की है जो आर्थिक मंदी थी बहुत भयानक थी, तो इसकी अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अपना 1929 से 33 के बीच तीसा की आर्थिक मंदी ने एक भयानक रूप ले ली थी, है ना, भयानक रूप ले ली थी तीसा की आर्थिक मंदी ने 1929 से 33 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? उत्पादन एवं आय गणना विधि किस आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। यह तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों
है ना। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। उत्पादन एवं आय गणना विधि किस आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो सहज दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण। तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही आंसर जो है वह करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था। गरीबी का कुचक्र जो है चक्र चल रहा है गरीबी का, बिहार में सबसे अधिक है, तो इसे किसने परिभाषित किया था। तो दोस्तों गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था रैगनर नर्क्स ने। रैगनर नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था। तो यह थे दोस्तों आपके अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एमपी पटवारी के लिए। एमपी पटवारी की एग्ज़ाम जो अभी होने वाली है 4 दिनों बाद, है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को जिस किसी ने भी लास्ट तक के देखा है उसको तो हम अपने तरफ से थैंक्स से बोलते हैं कि आपने चलो हमारे वीडियो को लास्ट तक के देखा है। लेकिन अब आप थैंक्स बोलोगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। ठीक है दोस्तों।